मेरा नाम अंकिता है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे थे। मेरा पहली बार रिश्ता आया था और खुद लड़के के माता पिता ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और अब वो लोग अपने बेटे के साथ हमारे घर आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए और मेरे माता पिता से हम दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए। मैं भी अपने होने वाले पति को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरे माता पिता भी उस लड़के से मिलना चाहते थे क्योंकि अभी तक वो सिर्फ उसके माता पिता से मिले थे। मैं बहुत खुश थी और अच्छे से तैयार हो रही थी ताकि मैं लड़के को पसंद आ जाऊं। मुझे लड़के का फोटो दिखा दिया गया था। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया था। बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। सुना था कि उसने शहर जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा गांव कोई मामूली तो नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे जमींदार लोग रहते थे। मेरा रिश्ता भी जमींदार के घर से ही आ रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी कि ना जाने क्या होगा क्योंकि ऐसी फीलिंग लड़कियों को पहली बार आती है जब उसके ससुराल वाले उसे देखने के लिए आते हैं। वो डरी डरी होती है, उसकी धड़कनें उसके काबू में नहीं होती। मेहमान हमारे घर पर आ चुके थे और मुझे चाय की ट्रे लेकर कमरे में बुलाया गया था। मैं जब गई तो देखा कि सामने ही अपने माता पिता के बीच में लड़का बैठा हुआ था जो मुझे बड़ी ही अनजान और चोरी छुपी नजरों से देख रहा था। मैं भी उसको चुपके चुपके देख रही थी, मगर ना जाने क्यों आसपास बैठे हुए लोगों की मौजूदगी होते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मेरे नंद नंदोई भी मुझे देखने के लिए आए थे और फिर दोनों परिवारों की मर्जी के साथ ये रिश्ता तय हो गया था। जल्द ही मेरी शादी नीतीश के साथ होने जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। दोनों परिवारों के बीच एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा था। मेरे घर वाले गरीब लोग थे। मेरे पिता एक मामूली सी फैक्ट्री में काम करते थे और वो फैक्ट्री भी हमारे गांव में नहीं थी बल्कि शहर में थी। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हमारे ही गांव के जमींदार के बेटे से हुई थी। हम दोनों बहनों के अंदर ये क्वालिटीज थी। हम दोनों बहनें बेहद खूबसूरत थीं। यही वजह थी कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी जल्दी ही जमींदार के बेटे के साथ हो गया था और वो उस घर में ऐश से रह रही थी। जबकि मेरी दीदी के पति शहर के वकील की डिग्री पास करके आए थे। वो वकील थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। उनके पास गांव की ढेर सारी जमीनें भी थीं। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो लोग भी बस ठीक ठाक थे, मगर मेरे पति का काम गांव में ही था। मेरी दीदी अपनी ससुराल में बहुत अच्छी रहती थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे घर वाले यही चाहते थे कि उनको मेरे लिए भी पति बिल्कुल मेरी दीदी के पति जैसा ही मिले। हम दोनों बहनों की खूबसूरती की वजह से ही लोग हमें आसानी से पसंद कर लिया करते थे और मेरा रिश्ता भी इन लोगों के यहाँ मेरी खूबसूरती देखकर ही हो रहा था। लड़के वालों को मेरे माता पिता से उनकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो मुझे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। फिलहाल दोनों परिवारों की खुशियाँ बेकरार थीं। दोनों परिवार बहुत खुश थे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी का दिन आने का इंतज़ार था और फिर 2 महीने के इंतज़ार के बाद मेरी शादी का दिन भी आ गया था। हमारे यहाँ गांव में बड़ी बड़ी जगह में पंडाल बांधकर बारात के बैठने की व्यवस्था, दुल्हन का कमरा, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अलग अलग तरह के पंडाल कई कई जगह बांध दिए जाते थे और बिल्कुल बीच में मंडप बनाया जाता था जहाँ पर पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी को शुरू करने के संकल्प ले सके। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मैं अब इस घर की बेटी होने के बजाय किसी दूसरे घर की बहू बनने जा रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। मेरे घर के सारे लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि बारात को किसी तरह से कोई दिक्कत न हो, जबकि मैं अपने पंडाल में बैठी अपने मायके की तरफ के गहने पहन रही थी जो मेरी माँ ने मेरे लिए संभाल कर रखे थे ताकि वो अपनी बेटी की शादी वाले दिन ये गहने उसे दे सके। अभी मैंने दुपट्टा नहीं पहना था क्योंकि अभी शादी का मुहूर्त होने में समय था। जब मुझे लड़कियां बुलाने आती तभी मुझे बाहर जाना था। मैं बड़ी आराम से तैयार हो रही थी और शीशे में बार बार खुद को निहार रही थी जब अचानक मुझे किसी अजीब से शोर की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि 2 अनजान लोग मेरे पंडाल में घुस आए थे। ये लोग कौन थे? मैं इन्हें नहीं जानती थी, मगर जैसे ही मैं इनको देखकर चीखने वाली थी तभी एक आदमी ने मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे चीखने का भी मौका न दिया।
वो लोग चोर थे और अपने बैग में कहीं से चोरी करके बहुत सारा सामान लाए थे। जब उन्होंने मुझे भी गहने पहने हुए देखा तो उन्होंने मेरे भी गहने उतारकर अपने बैग में रख लिए थे। मेरे माता पिता की जमा पूंजी तो यही गहने थे। इसके अलावा वो मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दे रहे थे। मैं हिलने की और चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उस चोर ने मुझे बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था और मेरे मुंह पर भी हाथ रखा हुआ था। वो लोग कहीं से चोरी का सामान लेकर आए थे और मेरे इस पंडाल में घुसकर उन्हें मौका मिल गया था कि वो यहाँ से भी चोरी कर सकें। जब एक चोर ने देखा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे तन पर तो दुपट्टा भी नहीं था, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही थी। ये लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। जब एक चोर मेरे करीब आया और धीरे धीरे मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करने लगा, तभी मैंने देखा था कि पंडाल के अंदर मेरे जीजा जी आ गए। उनको देखकर चोरों ने भागना ही ठीक समझा था। उन लोगों ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और वो खुद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को वापस भी लौट गए थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जीजू ने उन लोगों को पकड़ने की बहुत कोशिश करी थी, मगर वो उनके हाथ नहीं आए। जीजू ने जब देखा कि मैं बहुत बुरी हालत में हूं तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर तक बिठाने के लिए जा रहे थे। जीजा जी ने दूर पड़ा हुआ मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे उड़ाने लगे। मैं जीजा जी से रो रो कर कहने लगी कि जीजा जी, आपको नहीं पता, वो लोग सारे गहने ले गए, अब मेरी शादी कैसे होगी। मम्मी पापा को ये बात पता चल गई तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आखिर उन्होंने कितनी मेहनत से ये गहने मेरे लिए संभाल कर रखे थे। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। जब जीजा जी कहने लगे कि तुम परेशान मत हो और आज तुम्हारी शादी का दिन है, रोना बंद करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो क्या समझेगा। तुम तसल्ली रखो, बेफिक्र रहो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। इतने में ही मेरी दीदी फूलों की थाली लेकर मेरे कमरे में आ गई थी और कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर चलो, बाहर बारात आ गई है, उसका स्वागत भी तो करना है। दीदी ने जब मुझे रोते हुए देखा तो वो हैरान रह गई थी और मेरे करीब आई और जीजा जी की तरफ देखते हुए कहने लगी कि इसे क्या हुआ है, ये क्यों इतना रो रही है। मैं तो बस रोई जा रही थी। मैं इस स्थिति में नहीं थी कि उन्हें कुछ भी बता सकूं। फिर जीजा जी ने दीदी को पूरी बात बताई। दीदी के तो ये बात सुनकर ही होश उड़ गए थे। दीदी ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। मैंने कहा कि नहीं, इससे पहले ही जीजा जी यहाँ पर आ गए, इसलिए वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मगर वो लोग मेरे सारे गहने ले गए। अब क्या होगा। माँ और पिताजी ये गहने मुझे शादी में देने वाले थे। अब तो उनके सब लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होगी। सब लोग यही कहेंगे कि बेटी को खाली हाथ विदा किया है। दीदी कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम अपने गहने तुम्हें दे देंगे। मैं उनको फटी फटी नजरों से देखने लगी। जब जीजा जी ने भी मुझे देखकर कहा कि हाँ, तुम्हारी दीदी ठीक कह रही हैं, जीजा जी ने जल्दी से अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन और उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठियां उतारकर मुझे दे दी और पहनने के लिए कहा, जबकि दीदी ने भी अपने सारे गहने उतारकर मुझे पहना दिए और कहने लगी कि ये भी उतने ही गहने हैं जितने तुम अपनी ससुराल को ले जाने वाली थी। मैंने दीदी से कहा, मगर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो। दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे पास और आ जाएंगे, मगर इस समय हमारे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं दीदी से लिपटकर रोने लगी थी। न जाने ये क्या अनर्थ हो गया था। मैं जितनी खुश थी उतनी ही मेरी खुशी को नजर लग गई थी। अब मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में ले जाया गया था, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था और फिर सारी रस्में होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। इस हादसे से मैं अभी भी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए इस शादी को लेकर मेरी जितनी भी खुशी थी वो सब खत्म हो चुकी थी। मुझे बार बार अपने पेरेंट्स को देखकर रोना आ रहा था और मेरा दिमाग यही सोचने पर मजबूर हो रहा था कि दीदी और जीजा जी ने अगर मेरी मदद ना की होती तो आज मेरे माता पिता की भरी महफिल में कितनी बेइज्जती हो रही होती। शादी की सारी रस्में संपन्न हो गई थी। जब मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ बैठी हुई थी और सब लोग हम दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब मेरी नंद मेरे बराबर में बैठ गई थी और बार बार मेरे गहनों को छू छू कर देख रही थी। हर एक चीज को नजर भरकर देख रही थी और सबका वजन भी नाप रही थी और जेवर की बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि भाभी, आपके पिता ने तो गरीब मजदूर होते हुए भी आपको काफी गहने दे दिए। मैं तो उनकी किसी बात पर कुछ बोल ही नहीं रही थी। और फिर जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे मेरे पति के साथ विदा कर दिया गया था। मैं जब विदा होकर अपनी ससुराल आई तो बहुत डरी हुई थी। बार बार मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। शुक्र तो इस बात का था कि वो लोग मेरी इज्जत भी खराब कर सकते थे। इस बात से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी।
मैं अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब इसी बात को मैं बड़ी गहराई से सोच रही थी, मेरे पति कमरे के अंदर आ चुके थे और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। वो मेरे करीब आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ तो अचानक मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर वो कहने लगे कि क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो। मेरे मुंह से तो उनके लिए कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अभी तक मुझे वही एहसास हो रहा था जब उन दोनों में से एक ने मुझे बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था और दूसरा वाला धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों अपने पति को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने रोना शुरू कर दिया था। मेरे पति कहने लगे कि क्या हुआ है। वो ये समझ रहे थे कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। अब इस तरह से अनजान लोगों में आने के बाद मैं घबरा रही हूँ। मेरे पति कहने लगे कि तुम परेशान नहीं हो, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है तुम वैसे आराम करो और काफी रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी। मैं अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि तुम बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। मैंने अपने पति को कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए थे, जबकि मैं बेड पर ही करवट लेकर लेट गई। आंखें बंद की तो फिर से वही वाला हादसा मेरी आंखों में घूम रहा था, लेकिन मैंने उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और फिर उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी नंद कमरे में मौजूद है और बड़ी हैरानी जता रही है। मैंने कहा कि दीदी क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि आप बेड पर और भैया सोफे पर क्या कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे पति सोफे पर लेटे हुए थे और अपनी बहन की आवाज पर वो जाग गए। उसने अपने भाई से भी वही सवाल किया था। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, अंकिता को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं सोफे पर सो गया। मेरी नंद इस बात पर बड़ी हैरान हुई थी और वो कमरे से निकल गई। उसने मुझे तैयार होने के लिए कहा था। मैं तैयार होकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेने के लिए चली गई थी और उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया था। मेरे सास ससुर मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, जबकि मैंने नोटिस किया था कि मेरी नंद बार बार मेरे गहनों की तारीफ कर रही थी। न जाने उसे मेरे जेवर से क्या मतलब था। शादी वाले दिन से ही उसकी नज़र मेरे गहनों पर थी। नाश्ता करने के बाद मेरे नंदोई ने नीतीश से कहा कि आओ साले साहब, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो मेरे पति को अपने साथ ले गए थे, जबकि मुझे मेरी नंद कमरे में लेकर आ गई थी और बार बार मुझसे यही पूछ रही थी कि क्या रात तुम दोनों पति पत्नी के बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगी कि मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगती है, आखिर भैया के सोफे पर सोने का क्या मतलब बनता है। मैं उसकी इस बात पर खामोश रही थी। उसे मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी मेरे पति गुस्से से आग बबूला होते हुए कमरे के अंदर आए। उनके साथ मेरे नंदोई भी थे। नीतीश कहने लगे कि अंकिता, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सही है। मैं तो उनकी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि मैं आपका मतलब नहीं समझी, आपने क्या सुना है। तो उन्होंने कहा कि तुम पवित्र नहीं हो, तुम अपनी पवित्रता शादी से पहले ही खो चुकी हो। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मेरे नंदोई ने कहा, तो फिर सुबह हमारे साले साहब सोफे पर क्यों सो रहे थे? सारी रात तुमने अपने पति को अपने पास क्यों नहीं सोने दिया? मैंने कहा, ये तो खुद सोफे की तरफ चले गए थे। मेरी इस बात पर मेरे पति ने कहा, हाँ तो तुम मुझसे घबरा ही इतना रही थी, भला कोई लड़की शादी की पहली रात इतना भी घबराती है क्या? तुम्हारी घबराहट देखकर मुझे यही लगा कि तुम अभी डर रही हो। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, मगर जो मुझे मेरे जीजा जी ने बताया है, ये सब सुनकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारे जीजा के साथ शादी से पहले अफेयर था और कल रात भी जीजा जी ने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे जीजा को और तुम्हें एक साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए देखा था। यहाँ तक कि वो तुम्हें अपने हाथ से तुम्हारा दुपट्टा भी पहना रहे थे। मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? तुम्हारी अपवित्रता खुलकर मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए तुमने रात को मेरे सामने रोने का नाटक किया ताकि मैं डर जाऊं और सारी रात तुम्हें कुछ न कर सकूं। ये तो अच्छा हुआ कि जीजा जी ने मुझे वक्त पर ही सब कुछ बता दिया। मैंने अपने पति से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जीजा जी ने जो देखा है वो सब गलत है। मेरे पति मेरे करीब आए, उन्होंने मेरा बाजू जोर से दबोच लिया और फिर कहने लगे, तो फिर रात जो तुम नौटंकी कर रही थी वो क्या थी? अब मैं अपने पति को क्या बताती कि मैं किस वजह से परेशान थी। मेरी नंद भी इस बात को लगातार बढ़ावा दे रही थी। अपने भाई से कह रही थी कि भैया
तुम इसके साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जैसा इसने कल रात आपके साथ किया। ऐसा तो हमारे खानदान में दूर दूर तक भी किसी ने नहीं किया। इसका मतलब यही बनता है कि ये पवित्र नहीं है, और यही बात छुपाने के लिए इसका शादी से पहले इसके जीजा से अफेयर रहा है, इसलिए ये सारे नाटक कर रही है। मैंने कहा, आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। इतनी ही देर में शोर की आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर भी कमरे में आ गए थे और वो पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। मैं जल्दी से अपनी सास को जाकर लिपट गई और उनसे रोते हुए कहने लगी कि देखिए ना मम्मी जी, ये लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तभी मेरे नंदोई कहने लगे कि भाभी, हम आप पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये बात अभी साबित हो जाएगी कि आप पवित्र हो या फिर अपवित्र। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, वो यहाँ आकर सब कुछ पता लगा लेंगे। मेरे ससुर कहने लगे, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अभी इस बेचारी को हमारे घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने इसका पीछा ले लिया। मेरे नंदोई ने मेरे ससुर से कहा, अरे ससुर जी, आपको नहीं पता कि आप जिसको बेचारी कह रहे हो वो बेचारी नहीं है। शादी से पहले इसका इसके जीजा के साथ संबंध रहा है। मैंने खुद कल रात इसे शादी के पंडाल में इसके जीजा के साथ देखा था। वो इसके साथ गलत गलत हरकतें कर रहा था, जबकि यही बात छुपाने के लिए इसने अपने पति को भी रात हाथ लगाने नहीं दिया, यहाँ तक कि आपके बेटे को सोफे पर सुलाया। ये बात सुनते ही मेरे सास ससुर ने अपने कानों पे हाथ लगा लिए और कहने लगे कि हे भगवान, हम कैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। मैं उन लोगों से भी यही कह रही थी कि आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, मगर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरी नंद थी कि बार बार सबके बीच में बोलकर यही कह रही थी कि ये लड़की ही गलत है। अपनी गलती छुपाने के लिए इंसान यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पति ने अपने जीजा से कहा, तो फिर जीजा जी, आपको ये बात साबित करनी ही होगी कि ये पवित्र है या अपवित्र। उसके लिए आप बाबा जी को यहाँ बुला ही लो, क्योंकि अगर ये अपवित्र निकली तो मैं इसे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। भला मैं ऐसी लड़की के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरी इसमें क्या गलती थी जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था? मैंने तो सोचा था कि मैं शादी के बाद बेहद खुश रहूंगी, मगर यहाँ तो मुझे एक पल का भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे खुशी कहाँ से नसीब हो सकती थी? 2 घंटे के बाद बाबा जी घर आ गए थे। ये बाबा कौन था? हम में से कोई इसे नहीं जानता था सिवाय मेरे नंदोई के। मेरा नंदोई ही इसे यहाँ पर लेकर आया था। उसने बाबा को सारी बात बताई थी। बाबा कहने लगा कि ठीक है, मैं अपने उपाय इस लड़की पर करता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ये लड़की पवित्र है या अपवित्र। बाबाजी ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरी कुंडली मंगवाई गई। मेरे सर पर हाथ रखकर न जाने वो क्या मंत्र पढ़ते रहे थे, और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ये लड़की तो अपवित्र है, जबकि इस लड़की का भाग्य अब आपके बेटे के साथ जुड़ चुका है और अब आपके बेटे की जिंदगी में भी कठिनाइयां आने वाली हैं। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। मैंने कहा, बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहने लगा कि ऐसा ही है लड़की, तुम्हारी अपवित्रता अब तुम्हारे पति के भाग्य में शामिल हो गई। अब तुम्हारे पति के ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं, और ये कठिनाइयों का समय ज्यादा दूर नहीं बल्कि करीब ही है। मेरी सास कहने लगी, तो फिर बाबा जी, इस चीज का उपाय क्या होगा? हमें उपाय बताओ। हम तो इस लड़की को यहाँ से ही निकाल देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को कुछ हो। बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उपाय कर दूंगा। इस लड़की को पूरे 2 दिन तक ना तो कोई अन्न देना है और ना ही जल का एक भी कतरा देना है। इसे अपनी अपवित्रता खत्म करने के लिए उपवास करना होगा। मैंने कहा, बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भूखी प्यासी रही तो मर जाऊंगी। तो बाबा कहने लगा कि अगर तुम भूखी प्यासी न रही तो तुम्हारा पति मर जाएगा। ये कहकर वो बाबा चला गया था, मगर मेरे ऊपर मुसीबत आ गई थी। मुझे ये लोग ना जाने कैसी कैसी बातें सुनाने लगे थे। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी शादी किस घर में हो गई है, मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ गई हैं। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। शाम का समय होने वाला था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं अपने कमरे में बंद थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा था। तेज गर्मी होने की वजह से प्यास से गला सूख रहा था, मगर मेरी सास और मेरी नंद ने मुझे कुछ भी खाने नहीं दिया था। मेरा पति था कि कमरे में नहीं आ रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं उससे बात करके उससे कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दो। ये बाबा झूठ बोल रहा है। मैं बंद कमरे में ही इधर उधर टहलने लगी।
देखने लगी कि मुझे खाने का कुछ मिल जाए। अभी मैं कमरे की तलाशी ही ले रही थी कि मेरा पति जोर जोर से चिल्लाने लगा। न जाने वो क्यों इतना चिल्ला रहा था। मैं अंदर से ही कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा रही थी कि दरवाजा खोलो, आखिर नीतीश को क्या हुआ है। तभी मेरी नंद ने एक झटके से दरवाजा खोला और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं समझ नहीं पाई थी कि उसने ये क्यों किया, मगर जैसे ही मेरी नज़र अपने पति के जले हुए पैर की तरफ गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी सास अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी और कह रही थी कि कैसी मुसीबत हम अपने घर में लेकर आए हैं। इसके आने से तो मेरे बेटे की ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। उस पर परेशानियां आनी शुरू हो गईं। न जाने अब मेरे बेटे का क्या होगा। मेरा बेटा नहीं बच सकेगा। मैं अपने पति की तरफ गई, उनका पैर अपने हाथ में लेकर छूने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी सास ने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगी कि मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना करमजली, तेरे ही कर्मों का फल मेरा बेटा भुगत रहा है। अरे अगर तुझे अपना जीजा इतना ही पसंद था तो उसी से शादी कर लेती। मेरे बेटे से शादी करके उसकी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी। मैं अभी भी उन लोगों से यही कह रही थी कि मम्मी जी मेरी कोई गलती नहीं है, नीतीश का पैर जल गया है, इसमें मेरी क्या गलती। तभी मेरा नंदोई भागा भागा आया और कहने लगा मैं अभी बाबा जी से बात करके आया हूँ। बाबा जी ने बताया है कि जरूर इस लड़की ने कुछ खाया पिया होगा, तभी नीतीश पर मुसीबत आई है। दरअसल मेरे पति का पैर तब जला था जब उसकी बहन ट्रे में गरम गरम चाय की केतली लेकर आ रही थी। जब उनकी अपनी बहन से टक्कर हुई तो पूरी चाय की केतली नीतीश के पैर पर गिर गई थी। ये एक एक्सीडेंट था, मगर उन लोगों ने इस हादसे को भी मेरा नाम दे दिया था। मेरी सास और नंद ने इस बात पर मुझे बहुत ही मारा था। मैंने तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, मगर ये लोग तो बाबा के भड़कावे में आ चुके थे। मार मार कर इन लोगों ने मेरा बुरा हाल कर दिया था और फिर से मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मुझे तो अब इन लोगों से बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं बल्कि दरिंदे थे। मेरा पति का पैर कुछ ठीक हुआ तो वो कमरे में मुझसे मिलने के लिए आया था और बार बार यही कह रहा था कि ना जाने कौन सी घड़ी थी जो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। मैं अपने पति के पैरों में गिर गई और उनसे कहने लगी कि नीतीश मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पवित्र हूँ और मैं इस बात की सच्चाई चीख चीख कर दे सकती हूँ। तुम लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। जीजा जी से मेरा कोई अफेयर नहीं था, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो बाबा झूठ बोल रहा है। मगर नीतीश ने मेरी एक न सुनी। अगले दिन फिर से बाबा वहां आ गया था। मुझे इस बाबा पर अब बहुत गुस्सा आया। मैंने इस बाबा का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी कि तेरी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है, मैं पवित्र हूँ। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा जी से इस तरह की बातें करने की। बाबा को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। आखिर ये लड़की अपवित्र है और तुम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला है सिर्फ इस लड़की की वजह से। मैं तब भी यही कह रही थी कि ये झूठ बोल रहा है। बाबा कहने लगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हें एक परीक्षा सफल करनी होगी। बताओ तुम परीक्षा सफल करने के लिए तैयार हो। मैंने कहा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तुम बोल रहे हो। तो वो बाबा कहने लगा कि अच्छा ठीक है, हमारी इस परीक्षा से सबको पता चल जाएगा कि तुम पवित्र हो या नहीं। बाबा के कहने पर मैंने उसकी परीक्षा सफल करने का डिसीजन तो ले लिया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आखिर वो मुझे कौन सी परीक्षा देने वाला था। मेरे होश तो तब उड़े थे जब मैंने देखा कि जमीन पर ढेर सारे जले हुए कोयले रखे हुए हैं, उनमें से गरम गरम चिंगारियां निकल रही थी और ठीक उसके सामने ही मेरा पति खड़ा हुआ था। बाबा कहने लगा कि तुम्हें इन दहकते हुए कोयलों पर चलकर अपने पति की तरफ जाना है। अगर तुम्हारे पैर जल गए तो इसका मतलब यही है कि तुम अपवित्र हो, और अगर तुम्हारे पैर नहीं जले तो तुम पवित्र हो। मैंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, ये आग है और आग से तो कोई भी इंसान जल सकता है। पवित्र हो या फिर अपवित्र हो ये कोई मायने नहीं रखता। ये तुम इन लोगों के दिमाग में किस तरह की बातें डाल रहे हो। बाबा कहने लगा कि तुम इस परीक्षा को सफल करने के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि इस परीक्षा को सफल करने से ही तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रो कर सबसे कह रही थी कि मेरी बात का यकीन करो, मगर अभी भी मेरी कोई बात का यकीन नहीं कर रहा था। मेरी नंद ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर इन दहकते हुए कोयलों पर खड़ा कर दिया था। मेरी एक जोरदार चीख निकली थी क्योंकि मेरे पैर जलने लगे। मैं आगे नहीं बढ़ सकी। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती आगे, मेरे पैर जल गए। फिर मेरा पति मेरे करीब आया और उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कहने लगा कि तेरे पैर तो जल गए हैं, इसका मतलब कि तू अपवित्र है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
ये कहते हुए मेरा पति मेरी तरफ को लपका था जब मुझे मेरे नंदोई ने थाम लिया और मेरे पति को समझाने की कोशिश की। मेरा पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, इसे अभी और इसी समय घर से निकाल दो, ये मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं जल्द ही इसे डिवोर्स दे दूंगा। मगर मेरे नंदोई ने उसे समझाया और कहने लगा कि अब हमें इसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्यों ना हम लोग इसका फायदा उठाएं। ये बात मेरे ससुराल वाले समझ नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, ये अपने जीजा से प्यार करती है ना, तो फिर इसका जीजा इसकी खुशी की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार होगा और वो पहले इसका इस्तेमाल भी कर चुका है, तो हम इसे इसके जीजा के पास लेकर चलेंगे और उसे बताएंगे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी साली की जिंदगी खराब हो रही है। ये खुद इस बात को कहेगी कि इसका अफेयर इसके जीजा के साथ चल रहा है। इसका जीजा भी तो शादीशुदा है ना, अपना घर बचाने के लिए वो हमारी हर बात को मानने के लिए तैयार होगा। हम इसे मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो बहुत अमीर है, हम लोग उसे भी ज्यादा अमीर है। सुना है उसके पास गांव की ढेर सारी ज़मीनें हैं, तो क्यों ना हम उसकी थोड़ी सारी ज़मीनें अपने नाम करवा लें। ये कहकर मेरा नंदोई हंसने लगा था, जबकि मेरा पति भी उसका प्लान समझ गया था। मैंने कहा, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, एक दिन तुम लोग बहुत पछताओगे। मेरे पति ने कहा, बताओ अंकिता, तुम ये काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। मेरे पति ने कहा, तो अभी और इसी समय इस घर से निकल जाओ और अपने बाप से जाकर कह देना कि तुम तलाक लेकर आ चुकी हो, या फिर मैं खुद तुम्हारे पिता को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दूंगा कि उनकी बेटी कैसी है, और उसके बाद तुम उनको सारे सवालों के जवाब देती रहना। ये बात सुनकर मैं अपने पति के पैरों में गिर गई थी। मैंने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने कहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि मेरे पिता बीमार हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे पिता ने हम दोनों बेटियों को अच्छे संस्कार दिए हैं, जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तो मेरा पति कहने लगा कि ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना अपने जीजा से अफेयर चलाते समय। फिर से मैंने कहा था कि तुम लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, या तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो और हम तुम्हारे पिता को सब कुछ बता देंगे, या फिर तुम हमारे साथ अपनी बहन के घर चलो और जैसा हमने कहा है वैसा ही वहां जाकर कहो। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इन लोगों के साथ अपनी बहन के घर जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा पति मुझे अपने साथ लेकर मेरी बहन के घर चला गया था। मैंने देखा कि दरवाज़ा मेरे जीजा जी ने ही खोला था। वो लोग हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए थे, जबकि मेरे चेहरे का तो रंग उड़ा हुआ था। दीदी मुझे देखकर कहने लगी कि तुझे क्या हो गया है, तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तू नई नवेली दुल्हन है, तू कितनी कमज़ोर हो गई है, अभी तो तेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने समय बाद देखा है। इतने में ही मेरे पति ने मेरी दीदी से कहा कि दीदी अब अपनी बहन का भी पीछा छोड़ दो, कुछ हमसे भी बात कर लो। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा तो मेरे पति कहने लगे कि हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें जीजा जी से कुछ अकेले में बात करनी है। मेरी दीदी चौंक गई थी। उन्होंने कहा कि किस तरह की बात, जबकि जीजा जी भी यही सवाल कर रहे थे। तो मेरे पति कहने लगे कि बात यहाँ पर नहीं बल्कि हम लोग कमरे में जाकर करना चाहते हैं। जीजा जी इस बात के लिए तैयार हो गए और फिर वो मुझे और मेरे पति को कमरे में ले गए थे। मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उनसे कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। शादी से पहले आपका मेरी पत्नी के साथ अफेयर रहा था। मैं खामोश खड़ी हुई थी, मैं कुछ नहीं कह रही थी, जबकि लगातार मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरा जीजा जी चौंकते हुए कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो नीतीश, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तुमने मेरी पत्नी का इस्तेमाल भी किया है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है और ये तुम्हारे सारे राज तुम्हारी पत्नी के सामने भी खोल सकती है। जीजा जी बार बार उससे कह रहे थे कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अंकिता तो मेरी छोटी बहनों की तरह है, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन नीतीश कह रहा था कि ऐसा खुद तुम्हारी साली ने बताया है और शादी वाले दिन भी मंडप में आने से पहले मेरे जीजा जी ने खुद तुम्हें मेरी पत्नी के साथ देखा था, जब तुम उसके हाथों में अपना हाथ दे रहे थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपनी साली से पूछ सकते हो। जीजा जी ने मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखों से निकलते हुए आंसू देखकर उनको गुस्सा आ गया। काफी देर तक वो सोच विचार करते रहे और फिर नीतीश से कहने लगे, तो फिर तुम लोग क्या चाहते हो,
नीतीश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये बात तुम्हारी पत्नी को ना पता चले तो फिर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। मुझे तुमसे गांव की वो जमीन चाहिए जो सबसे ज्यादा कीमत की है। जीजाजी ने कहा, मगर वो जमीन तो बहुत कीमती है। मेरा पति कहने लगा, अब मेरी पत्नी की भी कोई कीमत नहीं रही जब तुमने उसे इस्तेमाल कर लिया, मगर फिर भी मैं तुम्हारी साली को अपने घर में जगह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी, वरना मैं पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला कर ये बात बता दूंगा कि शादी से पहले तुम मेरी पत्नी को अपवित्र कर चुके हो। जीजाजी गहरी सोच में खड़े हुए थे और फिर उन्होंने नीतीश से कह दिया था कि मैं तुम्हें वो जमीन देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके कागजात अभी मेरे पास नहीं है। मैं कल वो कागजात तुम्हारे पास ले आऊंगा, बल्कि मेरे पास गांव की जितनी भी कीमती जमीनें हैं वो सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये बात जब नीतीश ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई थी, मगर जैसे ही जीजाजी ने कहा कि उसके लिए मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो मानोगे तो मैं तुम्हें अपने गांव की सारी ही कीमती जमीनों के कागजात दे दूंगा, इसमें तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। नीतीश ने कहा कि कैसी शर्त? जीजाजी मेरी तरफ आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे कि अंकिता मुझे सच में शुरू से ही बहुत प्यारी रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँ। अभी तुम्हारी अंकिता के साथ नई नई शादी हुई है तो कमरे का माहौल भी अभी नया नया ही होगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर जाकर अंकिता के साथ अपने यादगार पल बिताना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। कल मैं आ जाऊँगा प्रॉपर्टी के पेपर लेकर, मगर कल सारा दिन अंकिता के साथ उसके कमरे में गुजारूंगा। मैं जीजू की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि मुझे अपने जीजू से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे जीजू कितने घटिया निकले थे, वो भी नीतीश का साथ दे रहे थे। मैं और ज्यादा रोने लगी थी जब नीतीश ने इस शर्त को मान लिया था और वो मुझे घर लेकर आ गए थे। सारी रात मुझे इसी टेंशन में नींद नहीं आई थी कि मैं इन मुश्किलों से निकल नहीं पा रही हूँ, बल्कि हर दिन एक नई मुश्किल में उलझती चली जा रही हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर इस घर में तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकती थी। सुबह हो चुकी थी। ठीक 10 बजे जीजाजी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर घर आ गए थे। प्रॉपर्टी के पेपर्स देखकर मेरे ससुराल के सभी सदस्यों के चेहरे खिल गए थे। ये लगभग गांव की 6-7 जमीनों के कागजात थे। मेरे जीजाजी ने वो सब मेरे पति के हाथ में देने से पहले कहा था कि तुम्हें अपनी शर्त याद है ना? मेरे पति ने कहा कि हाँ, मुझे याद है। तो जीजाजी कहने लगे कि फिर मेरी अंकिता को अच्छी तरह से तैयार किया जाए, जैसे कोई दुल्हन तैयार होती है। मेरी नंद कहने लगी कि हाँ, आप ये पेपर दे दो, मैं अभी अंकिता को तैयार करती हूँ। वो मुझे लेकर कमरे में चली गई थी और मुझे तैयार करने के बाद वो कमरे से निकल रही थी। जीजाजी ने सारे कागजात मेरे पति और नंदोई के हवाले कर दिए थे। इतने वो लोग प्रॉपर्टी के कागजात चेक कर रहे थे जब जीजाजी कमरे के अंदर आ गए। मैं दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ आई थी और अपनी नंद से कहने लगी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर मेरी नंद जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर जाने को कह रही थी। तभी मेरे जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उन्होंने मेरी नंद का हाथ पकड़ लिया और पलक झपकते ही जीजाजी ने मुझे कमरे के बाहर की तरफ धकेल दिया और मेरी नंद को कमरे के अंदर की तरफ खींचकर जल्दी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी नंद जब कमरे के अंदर गई तो वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसका मतलब ये था कि मेरे जीजाजी मेरी नंद के साथ। मैं धीरे धीरे चलती हुई घर के बाकी सदस्यों के पास गई। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो वो कहने लगे कि तू यहाँ है तो फिर कमरे में कौन गया? मैंने कहा कि कमरे में दीदी गई है। वो लोग घबरा गए, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरी नंद जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरा नंदोई भागता हुआ कमरे की तरफ गया और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। कहने लगा कि कमीने, दरवाजा खोल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ मेरी पत्नी को। मगर जीजाजी तो अंदर से दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे। लगातार मेरी नंद के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फिर लगभग पूरे 1 घंटे के बाद जीजाजी ने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। मेरी नंद रोते हुए भागकर आई और अपनी माँ के गले लग गई। जीजाजी मेरे नंदोई की तरफ देखकर कहने लगे, लो तुम्हारी पत्नी भी अब अपवित्र हो गई है, अब ये भी किसी काम की नहीं रही। मगर मेरी नंद कहने लगी कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि दीदी तो फिर आप इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही थी? मेरी नंद कहने लगी, अरे मैं तो दरवाजा खुलवाने के लिए चिल्ला रही थी। जीजाजी ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो पारुल, बता क्यों नहीं देती कि तुम अपवित्र हो चुकी हो, तुम भी अपनी इज्जत खो चुकी हो। अब इस बात पर मेरे नंदोई को गुस्सा आ गया
और वो जीजा जी का गिरेबान पकड़ने के लिए उनकी तरफ गया तो जीजा जी कहने लगे, अरे तुम तो गुस्सा हो रहे हो, मैंने तो तुम्हें सारी जमीनों के कागजात दे दिए, मुझे अंकिता पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? यहाँ आने के बाद मेरा इरादा बदल गया, मुझे पारुल पसंद आ गई, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मेरी नंद लगातार यही कह रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा, पारुल दीदी, अब तो आपको सारी सच्चाई बतानी ही होगी, अब तो आप भी अपवित्र हो चुकी हो, तो फिर इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मेरी सास भी अपनी बेटी से कहने लगी कि देख बेटी, अगर तेरे साथ कुछ हुआ है तो तू मुझे बता दे, मैं तो तेरी माँ हूँ। मेरी नंद चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा कि अभी रुकिए, ये बात अभी सच साबित हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है जिससे दीदी की पवित्रता और अपवित्रता के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जल्दी से गई और मैंने दहकते हुए कोयले जमीन पर डाल दिए थे और कहा कि दीदी, आपको इन कोयलों पर चलकर अपने पति के पास जाना होगा। अगर आपके पैर जले तो आप अपवित्र हो, और अगर आपके पैर नहीं जले तो आप पवित्र होंगी। मेरी नंद कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, मैं इन पर नहीं चलूंगी, मेरे पैर जल जाएंगे, ये तो आग है, आग पर तो पैर जल ही जाते हैं। मैंने जबरदस्ती अपनी नंद का हाथ पकड़ा और उसे दहकते हुए कोयलों पर चलने के लिए मजबूर करने लगी, जबकि मेरे सास ससुर, मेरा पति, वो सब पारुल के लिए बेचैन हो रहे थे। पारुल जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज भाभी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर मैंने कहा कि नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ जैसा किया मैं भी ऐसा ही करूंगी। आखिर मेरी पवित्रता भी तो इसी तरह से चेक की गई थी, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनकर मेरी नंद ने अपने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि भाभी, हमें माफ कर दो, मैंने आपकी शादी पर आपके ज्यादा गहने देखे थे, इसलिए अपने पति से कहा था कि वो मुझे भी ऐसे ही गहने लाकर दे दे। मेरे पति ने कहा कि मैं एक प्लान बनाता हूँ और इस प्लान में तुम मेरा साथ देना। उसने अपने भाई की तरफ देखकर कहा कि वो बाबा झूठ बोल रहा था, वो कोई बाबा नहीं था बल्कि मेरे पति का एक दोस्त था, उसने उसे वो सब कहने के लिए पैसे दिए थे। मेरे पति ने एक ही झटके से अपने जीजा की तरफ देखा, जबकि मेरे नंदोई को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पारुल ये सब कुछ क्यों कह रही है। वो मेरी नंद के पास आया और उसने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगा कि घटिया औरत, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तू अपवित्र हो चुकी है। मेरा दोस्त जो कुछ भी कह रहा था वो तो हमने तेरी भाभी को लूटने के लिए एक्टिंग की थी, मगर तेरे साथ जो हुआ वो सब तो हमारी आंखों के सामने है। मेरी नंद रो रो कर गिड़गिड़ाकर अपने पति से कह रही थी कि तुमने जो कुछ भी देखा है वो सब झूठ है। वो बार बार यही कह रही थी कि प्लीज भाभी, अपने जीजा जी से कहो कि वो सब कुछ सच सच मेरे पति को बता दें, वरना मेरा घर खराब हो जाएगा। मैंने कहा, क्यों, तुम्हें अब अपने घर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुमने जो मेरा घर खराब किया उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अरे मैं तो नई नवेली दुल्हन थी, तुम लोगों ने मेरा जीना दुश्वार करना शुरू कर दिया था। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मैं अपने कैरेक्टर की गवाही दे देकर थक गई, मगर तुम में से किसी ने भी मेरी एक न सुनी। मेरी सास कहने लगी कि बेटा हमें माफ कर दे, इसको छोड़ दे। मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब अपनी बेटी पर बात आई तो दिल दुखाना, जब मेरे साथ तुम लोगों ने गलत किया था तब तुम लोगों का दिल पत्थर का बन गया था। मैं जोर जोर से चीख रही थी और अपनी नंद का हाथ पकड़कर जबरदस्ती इसे कोयलों पर चलने के लिए कह रही थी। मेरी नंद फिर रो रही थी जब जीजा जी ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा कि इसको छोड़ दो अंकिता, ये सब मैंने इन लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने मेरे नंदोई की तरफ देखा और कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। हमें बात की गहराई तक पहुंचना चाहिए। जब तक सारी बात क्लियर न हो जाए उसके बारे में बिना सोचे समझे बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तुमने जो अपनी आंखों से देखा था वो सच नहीं था। दरअसल उस रात अंकिता जिस जगह पर थी वहां पर चोर घुस आए थे। वो लोग शहर से चोरी करके यहाँ हमारे गांव में भाग आए थे और दुल्हन के पंडाल में जाकर घुस गए थे। उस समय अंकिता वहां पर तैयार हो रही थी। वो लोग वहां अपना हुलिया ठीक कर रहे थे, शादी के समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जब उन्होंने अंकिता को देखा कि वो दुल्हन बनी गहने पहनकर खड़ी हुई है तो उन लोगों ने जबरदस्ती उससे उसके जेवर छीन लिए और वो उसकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करने लगे। तभी मैं वहां पर पहुंच गया। मुझे आते हुए देखकर वो दोनों चोर वहां से भाग गए थे, लेकिन जाते जाते वो अंकिता के गहने भी ले गए थे। अंकिता बुरी तरह से रो रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसकी हालत ठीक की।
अंकिता के सारे गहने तो जा चुके थे। माता पिता की सब लोगों के सामने बेइज्जती न हो, इसलिए मेरी पत्नी और मैंने अपने सारे जेवर अंकिता को दे दिए थे। कल रात जब तुम मेरे घर आए थे और मुझे आकर ब्लैकमेल कर रहे थे, तब मैं सब कुछ समझ गया था, क्योंकि कल जब तुम मेरे घर आए और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मैंने भी जब अंकिता की रोती हुई हालत देखी, तो मैं समझ गया था कि तुम लोग जरूर अंकिता को तंग कर रहे हो। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। और जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने तुम लोगों को दिए हैं, वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, बल्कि वो तो नकली पेपर्स हैं। और तुम, मेरा जीजा जी ने मेरे नंदोई की तरफ देखकर कहा, तुमने जिस तरह से अंकिता को बदनाम किया, उसी तरह आज तुम्हारी पत्नी भी हम सबके सामने बदनाम हुई। तुमने इसे बहुत तंग किया है। मैं चाहता तो आज तुम्हारी पत्नी की इज्जत खराब करके तुमसे अपनी साली का बदला भी ले सकता था, मगर मुझे तुम्हें सबक सिखाना था, ऐसा सबक जिससे तुम लोगों को एक गहरी सीख मिल सके। फिर वो मेरे पति की तरफ गए और मेरे पति से कहने लगे कि नीतीश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम तो एक समझदार और पढ़े लिखे लड़के हो। तुमने तो अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं, और दूसरों की बातों में आकर तुमने ये बात समझ ली कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो अपवित्र भी है। तुम जैसे इंसान पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, बल्कि उसकी इज्जत को और दूसरों के सामने उछाल उछाल कर बताता है। मेरी नंद भी मुझसे माफी मांग रही थी। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि इस हादसे से वो बुरी तरह से डर गई थी। सारी सच्चाई सब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी थी और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई। मेरा पति बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरा नंदोई ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरे जीजा जी ने उस समय मुझे तसल्ली दी थी, बल्कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, मगर वो लालच में आकर पैसे वसूलना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। पुलिस ने मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि मेरी दीदी ही पुलिस को लेकर आई थी। कभी भी हमें आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत कच्ची डोर की तरह होते हैं, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही टूट जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को खुद संभालना सीखिए, अपने रिश्तों पर भरोसा करना सीखिए, बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों की बातों में आने से पहले अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जो इंसान आपको भड़का रहा है, जरूर उसको भी आपसे कोई ना कोई मतलब है, और फिर अपना मतलब निकालने के बाद वो इंसान आपको परेशान भी कर सकता है। और जब उस इंसान का मतलब पूरा हो जाता है, फिर वो आपसे किनारा करने लगता है, तब आपको एहसास होगा कि आपने अपने सगे रिश्तों पर भरोसा ना करके कितनी बड़ी गलती की है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।